स्वागत है सभी का DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। और इसके पहले कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहली वीडियो में एक में कर चुके हैं। और इस पेपर के हमने जीके और हिंदी भी पहले कर चुके हैं। ये दो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा समय कार्य का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का ए, बी तथा सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 30 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग का काम बताया हुआ है कि ए, बी और सी। ए तो कर सकता है 40 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। चलो इतना हो गया। आगे बताया है ए ने पूरा कार्य पूरा होने से 10 दिन पूर्व छोड़ दिया। ए छोड़ के चला गया कितने दिन पहले? जब काम होने वाला था उसके 10 दिन पहले। ठीक। तथा बी ने ए के छोड़ने के बी ने ए के छोड़ने के 6 दिन पश्चात छोड़ दिया। देखो, 6 ए ने छोड़ा था 10 दिन पहले काम समाप्त होने के, और बी ने कब छोड़ दिया? ए से 6 दिन बाद। तो इसने 10 दिन पहले छोड़ा था, इसने 6 दिन बाद छोड़ा, मतलब इसने काम खत्म होने के बी ने, अगर काम खत्म इसने 6 दिन बाद छोड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 दिन काम से पूरा, 4 दिन काम पूरा हो जाता तब छोड़ दिया इसने, है ना। 4 दिन पूर्व छोड़ दिया। 6 दिन बाद एक है, मतलब काम पूरा होने के 4 दिन पूर्व। चलिए, सी ने शेष कार्य को अकेले किया, बाकी जो बचा हुआ काम सी ने किया। संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे? टोटल दिन जो है वो कितने लगे ये बताना है। चलिए, थोड़ा है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का, पर इजीली करेंगे, अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले ए 40 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 24 दिन में। तो इनका मैं लैसे ले लूँगा। इनका लैसे आएगा, देखो पता चल रहा है हमें 120 आएगा। तो ये 120 क्या आ गया? ये जो हम लैसे लेते हैं एलसीएम, ये होता है कि कितना काम करना है, टोटल काम आ जाता है ये। तो 120 टोटल काम है और ये 40 दिन में करता है ए। तो 40 से 120 को भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 4 या 12 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की इफिशियंसी आएगी, ये ए की इफिशियंसी आ गई 3। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। ये हुआ ना। ऐसे ही मैं भाग दूंगा 30 से 20 को, 120 को। तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 आया। तो इसकी ये बी की एफिशिएंसी आ गई। ऐसे ही 24 से भाग दूंगा 120 को, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 24 पंजे 120 होगा ना। तो ये इफिशियंसी आ गई एबीसी की 3 4 5। इसका मतलब ये है कि ए टोटल एक काम 120 है, ए एक दिन में 3 करता है, बी 4 और सी 5। चलिए, देखो ये एक दिन का काम आया। अगर मुझे ये पता हो इसने कितने दिन काम किया ए ने, और बी ने कितने दिन काम किया और सी ने कितने दिन काम किया, तो मैं दिनों से गुणा कर दूंगा तो टोटल काम आ जाएगा ना। चलो दिन निकालते हैं, कितने कितने दिन काम किया। बताना है पूरा काम करने में कितने दिन लगे। तो मैंने माना उन्हें पूरा काम करने में एक्स दिन लगे। बोला है ए ने काम पूरा होने के 10 दिन पहले छोड़ दिया। उसने 10 दिन पहले काम को छोड़ दिया। एक्स दिन में एक्स दिन में तो पूरा काम हो जाता, पर उसने एक्स दिन से 10 दिन कम काम किया। 10 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब ए ने कितने दिन काम किया? ए ने किया एक्स से 10 दिन कम काम, तो एक्स माइनस 10 दिन काम किया। बी ने ए के 6 दिन पश्चात छोड़ दिया था, मतलब काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। 4 दिन पहले छोड़ दिया मतलब कितने दिन काम किया इसने? एक्स माइनस 4 दिन काम किया। और बाकी शेष काम सी ने पूरा किया। तो सी ने कब तक काम किया? जब तक काम पूरा हुआ। और काम पूरा होने में कितने दिन लगे थे? एक्स दिन लगे ना। एक्स दिन माना हमने, काम पूरा होने में एक्स दिन लगे। तो सी ने कितने दिन तक काम किया? सी ने किया एक्स दिन तक। बस अब हमारा ये, अगर इतना समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व खत्म हो गया। बस इतना ही था। बस आगे तो कैलकुलेट करना है। अगर इतना नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार वापस करके देख लो, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है। चलिए आगे करते हैं। देखो, ये ए का एक दिन का काम है और कितने दिन काम किया इसने? एक्स माइनस 10 दिन। अगर इसने 2 दिन काम किया होता ए ने, तो मैं क्या करता? 2 से गुणा कर देता, 6 काम कर दिया। इसने किया कितने दिन? एक्स माइनस 10 दिन। तो इससे गुणा करूंगा, इतना काम किया होगा इसने। ऐसे ही बी के काम एफिशिएंसी से इसके दिनों की गुणा कर दूंगा, ऐसे ही इनकी गुणा कर दूंगा। तो चलो गुणा करता हूँ। ए की एफिशिएंसी थी 3,
और कितने दिन तक काम किया, x-10 दिन तक, प्लस बी की अगर मुझे निकालना हो, बी की इफिशियंसी है 4, कितने दिन तक काम किया, x-4 दिन तक। और फिर सी की बात करें, ये तो ए का लिखा मैंने, ए बी का, ये सी की इफिशियंसी है 5 और कितने दिन तक काम किया, x दिन तक। तो ए ने जितना काम किया, बी ने जितना काम किया और सी ने, तीनों का काम का योग कर दूं मैं तो वो कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा ना वो। और टोटल काम कितना था, टोटल काम हमें पता है 120 है, तो इजिकल टू 120। बस इसे सोल्व कर देंगे। 3x हो गया, 3 की x से की, फिर 3×9 = 30 हो गया, 4x हो गया, -4×4 = 16 हो गया, प्लस 5x इजिकल टू 120। देखो x प्लस हो जाएंगे, 3x और 4x और 5x, 3 4 7 और 5 12x। और ये माइनस के 30 हैं और माइनस के ही 16 हैं, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 46 हो गए। इधर माइनस के हैं 46, बराबर से इधर लेके जाऊंगा तो 46 हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 6 6 और 1, तो 12x इजिकल टू कितना आ गया हमारा 166 आ गया। वैल्यू किसकी बतानी थी, x की, तो x की वैल्यू निकाल लूंगा तो 166/12 लिखूंगा। किससे कट रहा है ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 83/6। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हाँ इसमें यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को वापस करके देख लेना। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा समर कार्य का था, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। एक अर्धगोले जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो जो ये हमारे ये क्वेश्चन होते हैं क्षेत्रफल वाले, जिनमें एरिया वगैरह निकालना होता है या वॉल्यूम वाला, तो सिर्फ उसमें अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है किसका, अर्धगोले का। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो बस इसका निकाल देंगे हम, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब कितना होता है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी हुई है इसमें 3.5 गुणा 3.5। बस ये तो जो क्षेत्रफल और वॉल्यूम वाले होते हैं आयतन वाले, उसमें हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी कैलकुलेशन ही होती है। मतलब क्या हुआ, एक तो हमें फॉर्मूले याद हो और दूसरा क्या हो, दूसरा हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। तो देखो अगर कैलकुलेशन मैंने अच्छे से बताई हुई है, सरलीकरण और परसेंटेज, अगर आपने थोड़ा डिफिकल्ट, सॉरी, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा हाथ तंग है तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। 7 या ना 7, 7×5 = 35। अब इनकी और कुछ तो है नहीं, मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से 22 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 यहाँ से लगाए, 5 दूनी 10 और 11, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो ये तो 11 ही हुआ। और 11 की गुणा किससे करूंगा, अच्छा अभी 2 और है और 3.5 भी है, 2 की गुणा 3.5 में करूंगा तो 3.5 दूनी 7, और 7 की 11 से करूंगा तो 77। तो क्या आ गया 77 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इजी ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर स्लो लग रहा हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना। यदि एक घन का आयतन इतना है 343 सेमी की क्यूब, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। देखो तो ये फिर से हमारा क्षेत्रफल और आयतन वाला है ना, इसका घन का आयतन पता होना चाहिए मुझे। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, ये होता है। और ये कितना दिया हुआ है 343 के बराबर। देखो पहले घन का नहीं पता हो तो घन कैसा होता है, जो हमारे लूडो की वो होती है ना, लूडो का पासा होता है, सेम ऐसा ही घन होता है ना। घन उसे बोलते हैं ना, 6 जिसके फलक होते हैं, ये ऐसा घन होता है। और घन में क्या होता है, ये सारी भुजाएं जितनी भी हैं, 1 2 3 4, जितनी भी भुजाएं दिख रही हैं, ये सारी क्या होती हैं, ये सब बराबर होती हैं, उसे घन बोला जाता है। तो इसका आयतन दिया हुआ है भुजा, इसका फॉर्मूला है भुजा की पावर 3 आयतन का, घन के आयतन का, इजिकल टू इतना है। तो देखो ये मुझे भुजा निकालनी हो तो इसे बेस बराबर मतलब क्यूब में बनाना होगा, तो ये 343 के साथ क्यूब होता है, ये होता है 7 का, तो ये हो जाएगा इजिकल टू 7 की पावर 3।
तो देखो इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो भुजा का मान कितना आ गया, भुजा की वैल्यू आ गई हमारी 7। भुजा आ गई 7। बताना क्या है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है तो टोटल बताना है। इसके कितने पृष्ठ हैं पहले ये तो ये देख लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है। देखो इसके पृष्ठ कितने हो गए, एक तो ये ऊपर वाला पृष्ठ हो गया, है ना, एक तो ये ऊपर वाला पृष्ठ हो गया, ऐसे ही एक नीचे वाला पृष्ठ हो गया, दो पृष्ठ हो गए, एक ये पृष्ठ हो गया 3, और इसके सामने का 4, एक ये पृष्ठ हो गया आगे वाला 5, और एक पीछे वाला 6। तो टोटल इसके कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। और अभी हमने देखा था कि घन के सारे पृष्ठ बराबर होते हैं, क्योंकि ये भुजाएं बराबर है तो पृष्ठ भी बराबर होंगे। तो अगर मुझे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाए तो मैं 6 से गुणा कर दूंगा एक पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो ये पृष्ठ जो एक का, इसका मुझे फॉर्म क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो मतलब ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया ना। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा है 7 गुणा 7, तो कितना हो गया, 49 हो गया। और सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बताना है मुझे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मुझे किससे गुणा करनी होगी, 6 से गुणा करनी होगी। 49 की गुणा 6 से करूँगा, 9 छंग 54 का 4, हंसी लगे 5, 6 6 चौक 24, 24 और 5 29। तो ये आ गया हमारा 294 सेमी स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस देख लेना। और स्लो लग रही हो किसी को क्लास तो स्पीड बढ़ा लेना भाई। नेक्स्ट है, 4 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। 3 बराबर वृत्त हैं हमारे पास, 4 सेमी त्रिज्या वाले। इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है, एक धागे से उन्हें बांध दिया गया है। धागे की लंबाई बतानी है। चलिए करते हैं, इसमें भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, हो जाएगा। 4 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करा के रखा है। चलो 3 में क्या बना लेता हूँ, वृत्त बना लेता हूँ। और ये क्या बोला था इसने, स्पर्श करके, इसलिए मैं स्पर्श स्पर्श करके बना रहा हूँ ये तीनों। तो ये स्पर्श हो गए तीनों। अब क्या बोला है इसने, स्पर्श करा के रखा है, इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांध दिया। इनके चारों ओर ऐसे करके एक धागा बांध दिया, ठीक है। और बताना क्या है, धागे की लंबाई बतानी है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये धागा जो है अब स्ट्रिंग, अरे कहाँ हो, ये स्ट्रिंग हमारा हो गया, ये क्या हुआ सिस्टम, ये स्ट्रिंग हमारा हो गया, ये काम नहीं कर रहा है पेन, एक मिनट रुकना जरा। ये जो हमने धागा बांधा है इसके चारों ओर, इसकी हमें टोटल क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। तो ये लंबाई किसके बराबर होगी, ये इसके वृत्त बन गया ना, एक एक वृत्त और बन गया ये चौथा, ये धागा भी तो एक वृत्त बन गया ना, देखो ऐसे। तो ये इसकी जो लंबाई है वो बतानी है। तो ये लंबाई किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है ना। तो वृत्त की परिधि का वैसे फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। चलो पहले हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। देखो इसकी, जो ये छोटे छोटे वृत्त थे ये कितने थे, 4-4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले थे। मतलब यहाँ से, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी हो गया 4 सेंटीमीटर। बताया क्या है, इनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी। देखो एक बार जूम करता हूँ। अब जो ये नया, ये स्ट्रिंग है, ये नया जो है, इसकी त्रिज्या अगर मुझे पता करनी हो तो ये कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या यहाँ तक होगी ना, हाफ होती है ना त्रिज्या पूरे सर्कल का बीच। तो ये 4 सेंटीमीटर तो ये था, और ऐसे ही 4 सेंटीमीटर ये होगा, और 4 ये हो गया। तो ये टोटल कितनी हो गई इसकी त्रिज्या, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो नया जो हमारा वृत्त बना है स्ट्रिंग, इसकी त्रिज्या जो हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। बताना क्या है, इसकी परिधि बताना है।
जब भी हमें इसका पूरे का लंबाई ज्ञात करनी हो तो वृत्त की परिधि बताना होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 का मतलब 2। आंसर हमें पाई में दिया हुआ है तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई की जगह पर पाई, और आर का मतलब हुआ हमारा 12। इनकी मैं गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 पाई आ गया आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन इसमें है नहीं, इनमें से देखो कोई सा ऑप्शन तो है नहीं, पर हमें आंसर दिया हुआ है या तो 8 पाई में या फिर 16 पाई में। देखो 8 पाई और 16 पाई का देखते हैं कैसे तोड़ सकते हैं इसे। देखो 8 पाई से तो ये बहुत ज़्यादा है, तो ये 8 पाई वाला तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। वैसे तो ऐसे कर सकते थे, पर इसका एक्यूरेट कैसे निकालेंगे, तो इसे 16 पाई में दे रखा है आंसर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 पाई प्लस 8 पाई को लिख दूंगा, है ना। 16 और 8 24 होते हैं ना, तो 16 पाई में तो आंसर दिया हुआ है 16 पाई प्लस पाई की वैल्यू रखता हूँ मैं, 8 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 3.14 होती है ना, तो 3.14 लिखूंगा। इन दोनों की गुणा करूंगा ना अब मैं, ये लगभग 24 के बराबर आएगा, ये आएगा 24 के बराबर। तो क्या हो गया, 24 प्लस 16 पाई। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। वैसे भी जब ये हमारा इतना आ गया था 24 पाई, तो हमें पता ही चल सकता था कि ये तो ऑप्शन होंगे नहीं 8 पाई वाले कोई से भी, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। एक कोई विद्यार्थी है, उसके अंक दिखाए गए हैं इस तालिका में, सब्जेक्ट 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये इनके इसके मार्क बताए हुए हैं, कितने कितने मार्क उसे प्राप्त हुए। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा इन 5 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं, इनका टोटल कितना है ये बताना है। तो सिर्फ हमें क्या करना होगा, इन्हें जोड़ना होगा। तो इसे तो कराने की जरूरत है नहीं, वैसे इन्हें जोड़ के इनका आंसर आ जाएगा। इनका टोटल, चलो 6 4 तो 10 हो जाते हैं, और 2 और 3 5 और 5 10, तो कितना हो गया 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 4 6 9 15, 15 8, 15 8 होता है हमारा 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, तो 360 आ गया। टोटल उसके कितने मार्क्स आए, 360। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हमारे तालिका वाले क्वेश्चन आते हैं, ये इजी होते हैं वैसे, तो ये इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। पर हमें दी गई तालिका एक दुकान द्वारा 6 क्रमागत दिनों में बेची गई वस्तुओं की संख्या को दर्शाया गया है। ये वस्तु है, प्रोडक्ट है, और इधर कितने उस प्रोडक्ट की बिक्री हुई ये बताया गया है। बताना क्या है, किसी एक दिन में पिछले दिन के संदर्भ में बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कितनी है। क्या बताना है कि सबसे ज्यादा कितनी वृद्धि ज्यादा हुई, किस बार किस दिन। तो देखो पहले तो हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं, परसेंट निकालना पड़ेगा, पर पहले हम यही देख लें कि कितना बढ़ा किस दिन। तो देखो पहले दिन कितनी बढ़ा, पहले 150 बिक्री हुई थी, ये 75 हुई तो 25 बढ़ा। फिर नेक्स्ट देखें ये कितना बढ़ा, 175 से 95 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा 20 बढ़ा। और यहाँ पे कितना वृद्धि हुई, यहाँ पे हुई 5 तो ये और ये 20, 25 की वृद्धि हुई। फिर ये कितनी वृद्धि हुई, ये 45 की हुई। और ये कितनी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ये तो अब इस बार घट गया, 265 बिक्री हुई 243, तो ये तो होगा ही नहीं लास्ट वाला। तो अब बताना था कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किस बार हुई, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई ये बताना है। तो देखो पहली बार ये तो 20 बढ़ा है, ये 45 बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा यही बढ़ा होगा 45 वाला। तो ये कितना परसेंट में बताना है बस। तो परसेंट बढ़ा कितना था, वृद्धि हुई 45 की, और कितने से बढ़ा था ये, 220 से बढ़ा था। और परसेंटेज निकालना हो तो गुणा 100 से कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो, बाकी कटेगा तो है नहीं ये हो गया 450 की भाग दे दूंगा 22 से, तो 22 दूनी 44, बचा कितना एक जीरो, तो भाग नहीं जाएगी, जीरो बढ़ाऊंगा पॉइंट लगाऊंगा, एक और जीरो, 22 चौक 88, यही आ गया 20 वाला ना, 20.45 वाला। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये समझ में ही आ गया होगा, ये सबसे ज्यादा किस बार वृद्धि हुई ये बताना था, परसेंट में बताना था।
तो पहले परसेंट में तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ये तो देख लें सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई। ये 25 बढ़ा था इस बार, ये इस बार 20 बढ़ा, ये इस बार 25 बढ़ा, फिर 45 बढ़ा, तो ये सबसे ज़्यादा 45 बढ़ा ना। बस इसका परसेंटेज बताना था। परसेंटेज हमने एक क्लास में बहुत अच्छे से परसेंट की जो हमने क्लास डाली है उसमें अगर आपको परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आती ना तो उसे पर देख लेना, सारे परसेंटेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे कितना ही वीक क्यों नहीं हो आपका मैथ, अच्छे से देखना होगा पर वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दिए नीचे दिया गया पाई चित्र एक कंपनी द्वारा 8 विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संख्या को बताता है। कोई कंपनी की 8 वस्तुएं हैं, उनके उत्पादन बताया गया है, संख्या को इन वस्तुओं के कुल उत्पादन के प्रतिशत में दर्शाया गया है। 8 वस्तुओं को दर्शाया गया है उनके उत्पादन के परसेंटेज में, ये जो दिखाया गया है, पहली वस्तु 8% उत्पादन हुई है, ऐसे अलग अलग। चलो बताना क्या है ये देखते हैं। यदि P3 का उत्पादन 3600 है, P3 क्या है, ये है ना, इस कितना है, टोटल 3600, P3 प्रोडक्ट के 3600 उत्पादन हुआ, तो P2, P4 और P6 का कुल उत्पादन कितना हुआ है। देखो ये सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन है, अभी फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर परसेंटेज नहीं आता आपको, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में मैथ के, तो 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके कम से कम बोल रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन परसेंटेज के आएंगे। मतलब 20% या 25% तो परसेंटेज के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपको चाहे आता हो या नहीं आता हो, परसेंटेज की जो मैंने वीडियो डाली है उसे देख लेना, आराम से आप सारे नंबर लेके आएंगे परसेंटेज के। ये क्या बोला है इसने, P3 का उत्पादन 3600 हुआ और ये परसेंटेज में कितना है, 16%। इसका मतलब क्या हो गया, 16% की वैल्यू कितनी हो गई, 3600। और ऐसे में मुझे दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं क्या निकालता हूँ, 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 1% की वैल्यू निकाल लूंगा तो 16 इधर भाग में चला जाएगा, तो 16 से भाग दूंगा, चलो भाग दे देता हूँ, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 8 चौबतीस, नहीं अच्छा 8 से तो कट नहीं रहा है, 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16 और 4 नम 36, फिर बचा 4। इसे देखो 9 और 900 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 100, 100 कट जाएगा 4 से, 4 गुणा 4 और 25 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9 गुणा 25 आ गई। अब इसकी चाहे गुणा मत भी करो, तब भी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, तो 1% इतना आ गया। बताना क्या था, P2, P4, P6, P2, P4 और P6 की वैल्यू बतानी है। देखो P2 है 15%, तो इसकी गुणा 15 में होगी, P2 का कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 गुणा 25 की गुणा 15 से, और P4 कितना परसेंटेज है, P4 है 10%, तो 9 गुणा 25 की गुणा हो जाएगी 10 से, और ऐसे ही P6 क्या हो जाएगा, 9 गुणा 25 की गुणा किससे हो जाएगी, P6 है 18%। तो देखो इसकी निकालनी होगी तो इसकी गुणा कर देता हूँ, 25 नंबर कितना होता है हमारा, 25 नंबर होता है 225, 225 और एक जीरो, तो P4 की वैल्यू 2250 आ गई। बताना क्या था, कुल उत्पादन कितना हुआ, अच्छा इन तीनों का टोटल बताना था, तो चलिए इनका टोटल करता हूँ मैं। ये इनका टोटल करना बहुत ईजी है, कैसे कर सकता हूँ, ये 925 कितने हैं, 15, 925 है, ये 925 कितने हैं, 10 हैं, और ये 925 कितने हैं, 18 है, तो ये टोटल कितने 925 हो गए, वो सॉरी 9 गुणा 25, इनका मतलब क्या आया, नौ, अभी हमने 9 की और 25 की गुणा करी थी तो 225 आया था ना, तो ये 225 15 है, ये 225 10 है, ये 225 18 है, तो 225 टोटल कितने हो गए, इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं, तो ये 15 और 18 होता है 33 और 10 43, इनकी गुणा कर दूंगा, 5 या 15 का 5, चलो यहाँ करता हूँ, 5 या 15 का 5, हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, और इसकी गुणा 4 पंजे 20 का जीरो, हंसी लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का जीरो, हंसी लगा 1, 4 का 4 और 1 5, ये आ गया 5 7 6 5, 5675 आ गया, आंसर हो गया गलत, कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई, ये गुणा कहाँ गलत हो गई, ये हुई 4 पंजे 20 का जीरो, हंसी लगे 2, 4 दूनी 8 तो 10 का जीरो, हंसी लगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9 है, तो कितना आ गया 9675, ये आ गया। देखो इतना लंबा तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसकी वजह से हो गया, क्या था, पी, ये P3 की वैल्यू बताई हुई थी 3600, और P3 कितना है 16% इज इक्वल टू 3600, 1% की वैल्यू निकाल लूंगा तो 16 भाग में आ जाएगा, 16 से भाग दी हमने,
तो इसे भाग दे के आया हमारा 225। 1% की वैल्यू 225 है, बताना कितना है, P2 P4 P6। तो 15 और 10 25, और 25 और 18 43। 1% की वैल्यू इतनी है, 43% की बतानी है, 43% की बतानी है, तो मुझे 1% से 43% की गुणा कर दूंगा, और इनकी गुणा करने पाया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र हफ्ते के 7 दिनों में वर्षा की मात्रा होगा, ये मात्रा को दर्शाता है। ये कितनी वर्षा हुई किस दिन, ये बताया गया है। पहले दिन इतनी हुई 108, वर्षा की मात्रा ये है 108, 66 ऐसे करके 7 दिन की बताई गई है। बताना क्या है, दिए गए 7 दिनों में कुल वर्षा कितनी हुई। तो कुल वर्षा कितनी हुई, सिर्फ इन्हें जोड़ना है, जोड़ का सवाल है ये। तो इसे जोड़ दो और इसका आंसर आ जाएगा। चलो खुद से करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, नीचे दिया गया दंड चित्र विभिन्न ब्रांड के उत्पादित बल्लों की संख्या, बैट उत्पादन करते हैं ये ब्रांड, कितने ब्रांड है, 6 ब्रांड है। इनका क्या बताना है, प्रति ब्रांड उत्पादित बल्लों की औसत बताना है, एवरेज बताना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है एक तो कुल, और बटे में जितने भी वो हैं उनकी संख्या, 1 2 ये 6 है ना, तो 6। तो ये भी औसत का सवाल है, वैसे तो जोड़ का ही है, इन्हें जोड़ना है और 6 से भाग करनी है। तो इन्हें जोड़ के और इसका भाग करके इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये भी खुद से करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए रेखाचित्र 5 क्रमागत वर्षों में उत्पादित चावल तथा गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। अब इस ग्राफ में दो चीजें हैं, चावल अलग है, गेहूं अलग है। चलो कौन से चावल है, कौन से गेहूं है, चावल तो ये हैं डार्क वाले, और गेहूं ये हैं जो ये बिंदु वाले हैं। तो ए है, A/2/4 बाई 5 में चावल के उत्पादन का योग है, और बी जो है बाई 1/2, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ए जो है, हमें ए और बी का अनुपात बताना है, और ए है क्या चीज, ए है बाई 2/4 और बाई 5 में चावल के उत्पादन का योग। तो चावल वाले देखने हैं मुझे, चावल वाले क्या है, चावल है ये डार्क वाला, और कौन कौन से साल, बाई 2/4, बाई 2 क्या है 6500, बाई 4 कितना है, बाई 4 है 11 800, 11 800, और बाई 5 कितना है 13 400। ये हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे जोड़ देता हूँ, जीरो का जीरो, फिर जीरो का जीरो, 8 4 12, 12 5 17, हंसी लगा एक, देखो 6 4 10 और एक 11, हंसी लगा एक, 3 हो गया। ये आ गया 31700। अब देखते हैं बी की वैल्यू निकालते हैं, बाई 1 बाई 3, गेहूं का बताना है। गेहूं कौन सा है, ये ऊपर वाला, कौन कौन से साल, बाई 1 एक तो ये, बाई 3 ये, और बाई 4 ये, इन तीनों का योग करना है। ये योग देखो जोड़ा मैंने इसलिए है, योग बताया है इसमें। तो इन तीनों को अब इस बार जोड़ दूंगा, 15,000, 21,000 और 23,000। तो ये 3 जीरो ऐसे ही जुड़ गए, 6 और 3 9, 2 दूनी 4 और 1 5, 59,000 ये हो गया। क्या बताना था, इन दोनों का अनुपात बताना है बस। तो अनुपात ऐसे लगाऊंगा मार्क, कितने जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, यही अनुपात आ गया शायद 317 अनुपात 590, ये आ गया 317 590। सवाल ये भी सिर्फ, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें सिर्फ जोड़ना ही होता है, पर क्या जोड़ें ये समझना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दंड चित्र दिया हुआ है, फिर से 5 क्रमागत दिनों में बेचे गए पेन और पेंसिलों की संख्या दी गई है। पेन कौन से हैं, ये जो डार्क वाले हैं ये तो पेन है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया होता है, और जो एक खाली है ये पेंसिल है। चलो बताना क्या है, प्रतिदिन बेचे गए पेन की औसत संख्या इतनी है, ओके, प्रतिदिन बेची गई पेंसिलों की संख्या इतनी है, औसत बताया हुआ है, पेन की औसत इतना है और पेंसिलों का औसत इतना है। D3 में बेचे गए पेनों की संख्या, D3 में
बेचे गए पेनों की संख्या, एक बार थोड़ा ऊपर करके अब पढ़ता हूँ। D3 में जो बेचे गए पेन है, तो D3 में पेन एक ये है, कितने हैं 45। D2 में बेचे गए पेनों की संख्या, D2 में कितने बेचे गए 68। तो 45 68 का कुछ बताया, इसने क्या बताया कि संख्या से 60% कम है, 60% कम है। तो कम कितना है, देखो ये परसेंटेज का ही हमने पढ़ा था ना, कैसे करते हैं इसे। कम कितना है, 45 68 से कितना कम है, 68 से 45 घटा दूंगा, 23 कम है। और परसेंटेज में कितना बताया है 60, तो 60% इज इक्वल टू कितना हो गया 23 के बराबर। और मुझे बताना हो, ऐसे बताना क्या है इसमें, कौन सा कथन सही है, अच्छा कौन सा कथन सही है ये बताना था। तो ये देख लेते हैं 23 60% हो रहा है क्या इसका, सिर्फ इसी से पता चल जाएगा हमें 23 जो है 60% हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या बताना था, कम है, तो कम कितना है 23। तो जिसे बताना होता है उसे ऊपर लिखता हूँ मैं परसेंटेज में, और जिससे बताना होता है किससे 68 से कम है, तो 68 और गुणा 100। 23 से कितनी बार कटेगा ये, 23 दूनी 46 और 23 क्या होता है 69। तो ये 23 से कट ही नहीं रहा, तो ये परसेंटेज 60 आएगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा तो गलत हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बताना था कौन सा सही है। तो तीसरा तो गलत है, इसमें भी ये गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा, पहला। देखो ये क्वेश्चन, अब चाहे तो हम औसत भी निकाल सकते हैं, तो ये औसत इतने ही आएंगे। हमने ये किया पहले परसेंट वाला, तो परसेंट वाला गलत हो गया है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ही सही बचा एक। देखो इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना, आपके साथ का कोई D SSS की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। और बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है हम इस पेपर की जनरल इंग्लिश का देखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।